गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर कोई फटाफट से कैपिलरी राइज की डेरिवेशन लिखेगा, जल्दी करें। राइट डाउन द डेरिवेशन ऑफ कैपिलरी राइज। डेरिवेशन डेफिनेशन एज वेल एज डेरिवेशन दोनों जल्दी करें। अभी लिख दो, क्या हो? आपने तो डेफिनेशन में नहीं लिखी। आई होप आप सबने रिवाइज किया हो घर पे, है ना? जिसको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंड करे कि किस तरह से डेरिवेशन करनी है। हम लोग पास्कल्स लॉ को यूज करते हैं, राइट? अगर एक कैपिलरी है यहाँ पर जिसे आपने लिक्विड के अंदर सबमर्ज किया है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। लिक्विड का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। अगर एक्यूट है तो ये राइज अप करेगा और ऑब्ट्यूज है तो ये फॉल डाउन करेगा। सो मैं एक्यूट एंगल कंसीडर करूंगा तो मेनिस्कस कैसी बनेगी, ऐसे करके बनेगी। इसके बॉटम पे आप एक पॉइंट यूज करेंगे, उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर एक और पॉइंट यूज करेंगे। ध्यान रखिए कि इधर भी आप बहुत हल्का सा डिप शो कर सकते हैं, बहुत हल्का सा डिप शो कर सकते हैं। नो हाँ, ये मैं समझा रहा हूँ। हाँ जी, आपको तो आती है, आपको ए बी। तो होता क्या है इसके अंदर, हमें पास्कल्स लॉ को जस्टिफाई करना होगा। अगर इस तरीके से आप मेनिस्कस बना देंगे तो ए और बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर सेम नहीं रह पाता। रीजन क्या है? हियर वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए के ऊपर, हियर वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वी नो कि कनकेव साइड पे प्रेशर 2 सिग्मा बाय आर ज्यादा होता है, सो कन्वेक्स साइड पे उससे 2 सिग्मा बाय आर कम होगा। सो व्हाटएवर द प्रेशर बीइंग हियर, उसका -2 सिग्मा बाय आर यहां बन जाता है। सो दीस टू प्रेशर्स आर नॉट सेम। सो व्हाट हैपेंस, ये जो लिक्विड है ये ऊपर राइज करता है और तब तक राइज करता है ऐसे करके जब तक कि बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर उतना ही ना हो जाए जितना कि ए के ऊपर है। So we consider that it rises to a height h. This will be fundamental. इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इधर कितना है c के ऊपर प्रेशर एट c is equal to p एटमॉस्फेरिक -2 सिग्मा बाय r। लेकिन h rho g एक्स्ट्रा आ गया तो b के ऊपर प्रेशर कितना है? b के ऊपर हो गया एटमॉस्फेरिक -2 सिग्मा बाय r प्लस h rho g। बताओ इतना सा तो करना है। तो दैट शुड बी कंपेयर्ड विद the एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जल्दी से लिखें, कंप्लीट करें। डन, आपने भी लिख लिया? फाइन, आई होप ये डेरिवेशन आपने कर ली होगी। इसमें फाइनली रिजल्ट आपके पास क्या आता है? अगर कैपिटल आर की फॉर्म में तो 2 सिग्मा बाय आर रो जी, स्मॉल आर की फॉर्म में तो 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन आर रो जी। अब cos थीटा का रोल क्या है? अगर लिक्विड वेट करता है सॉलिड सरफेस को तो थीटा इज एक्यूट, cos थीटा इज पॉजिटिव, सो h इज पॉजिटिव। यानी जो आपने डेरिवेशन करी है एग्जैक्टली यही डेरिवेशन थी, यानी लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करता है। गॉट दैट? नाउ सेकेंडली, अगर हम थीटा को ऑब्ट्यूज कंसीडर करते हैं, दैट मींस फॉर लिक्विड्स लाइक मर्करी cos theta becomes negative, h becomes negative, मतलब लिक्विड राइज करने की बजाय फॉल डाउन करता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। देन माय डियर, इस एक्सप्रेशन से आप देखते हैं h into r is equal to 2 sigma by rho g, यानी प्रोडक्ट ऑफ हाइट रेज्ड एंड रेडियस ऑफ मेनिस्कस h into r is a constant. So this is something you need to understand from it. हाइट और रेडियस ऑफ मेनिस्कस का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो hr कांस्टेंट होने से क्या होता है? बाई चांस आप इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी यूज करते हैं तो क्या होगा? अगर हाइट इनसफिशिएंट हुई तो क्या होगा? लिक्विड ऊपर राइज करेगा और धीरे धीरे अपनी मेनिस्कस को फ्लैटन करेगा। मेनिस्कस गेट्स फ्लैटन बट द लिक्विड डज नॉट स्पिल आउट, बाहर नहीं निकलेगा। गॉट इट? ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर और करें, ये आई थिंक आपकी क्लास में नहीं हुआ था। अगर एक कैपिलरी को राइट लिक्विड में ऐसे डिप करें और सिस्टम फ्री फॉल में आ जाए, नहीं होता ना कल आपकी क्लास में डिस्कस? हाँ तो बताएंगे, लिखें क्वेश्चन, लिखें। what happens to the liquid height in capillary? What happens to liquid height in capillary if whole of the system falls freely under gravity? Whole of the system falls freely
अंडर ग्रेविटी। मतलब आपने एक वेसल लिया, वेसल के अंदर कैपिलरी ट्यूब रखी है सर, और ये सिस्टम फ्री फॉल में आ गया लिक्विड के साथ, तो आपको क्या लगता है व्हाट हैपेंस टू द हाइट? हाइट जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी, या ये इसे कंप्लीट फिल कर देगा? इसलिए रिकॉर्डिंग देखी होगी उसका हो गया होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग कल सेकंड क्लास में। हाँ जी बताएं, हाइट का फॉर्मूला क्या है? h इज इक्वल टू, चलो यही बोल दो तुषार, हाइट का फॉर्मूला क्या है? 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन r rho g। अगर cos थीटा लिखूंगा तो स्मॉल r आएगा, अदरवाइज कैपिटल r। राइट, मुझे बताएं व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g ड्यूरिंग फ्री फॉल? 9.8। बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग फ्री फॉल द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g इज 0, राइट? g की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन ड्यूरिंग फ्री फॉल द इफेक्टिव वैल्यू बिकम्स 0। जब आप फ्री फॉल में होते हैं तो आपको कोई वेट फील नहीं होता है, दैट इज व्हाई बोलते हैं mg 0 होगी। तो लिफ्ट जब फ्री फॉल में होती है तो उसके अंदर एक खड़े हुए पर्सन का वेट कितना रीड होता है? 0, बिकॉज़ कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आती, इसलिए बोलते हैं कि g इफेक्टिव बिकम्स, so for free fall g effective becomes 0। if you divide something by 0 what do you get? 0। किसी चीज को 0 से डिवाइड करो तो 0। ऐसे बच्चों के एग्जाम में भी आएंगे 0 0 नहीं 0 0 0 0 0 0, ऐसे वाले 0 आएंगे तुम्हारे। और फिर जब तुम घर जाओगे तो घर पे भी क्या होगा? 0। अरे कमाल है यार, मतलब 10th करके आ गए तुम लोग। अगर किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड आएगा। इनफाइनाइट हाइट का मतलब क्या है कि लिक्विड ऊपर राइज करता रहेगा जहां तक ये अवेलेबल है, राइट? तो आंसर लिखिए, g effective becomes 0, g effective becomes 0, g effective becomes 0 during free fall, during free fall, and hence according to relation, h is equal to 2 sigma cos theta upon r rho g, liquid rises till the top of capillary, सबको समझ में आया? ठीक है, अभी एक और मजेदार चीज बताता हूं आपको। कमिंग फ्राइडे, आज क्या है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे को आपका फ्लूइड्स का टेस्ट है, इज दैट क्लियर? फ्राइडे को फ्लूइड्स का टेस्ट है, कोई सैटरडे कोई संडे नहीं। हाँ जी, सब्जेक्टिव टेस्ट है और ऑफलाइन टेस्ट रहेगा। अब उसमें एक चीज मैं इस बार क्लियर कर देता हूं, जो लोग घर से टेस्ट देना चाहते हैं, घर से टेस्ट देंगे, उनके मार्क्स यहाँ वाले बच्चों के मार्क्स से कंपेयर नहीं किए जाएंगे, तो अलग अलग लिस्ट बनाई जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, ताकि आपके पेरेंट्स खुश होते रहे देख के कि हमारे बच्चे नकल मार के और बढ़िया मार्क्स ले रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग ऑफलाइन टेस्ट देंगे, ऑब्वियसली कभी भी प्राइस कंसिडरेशन होगा तो ऑफलाइन वालों के लिए हो पाएगा, ऑनलाइन के लिए नहीं हो पाएगा, अनटिल अनलेस कि उनके पेरेंट्स से बोले कि मेरी प्रेजेंस में किया। ठीक है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सो वी मे नॉट गो फॉर दैट प्रोसेस। जो ऑफलाइन आ रहे होंगे वो हिम्मत दिखा रहे हैं, उन्हीं को मिल पाएगा। ठीक है, चलिए फाइन, वापस आते हैं। ये कैपिलरी को लेकर डिस्कशन हो गया। नाउ लेट अस मूव अहेड विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी। मैं एक बार क्विकली आपसे डिस्कस करूं हमने फ्लूइड्स में क्या पढ़ा है, जो आपको परसों तक रिवाइज करना है। आपको सबसे पहले पढ़ना है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन सेज एनी प्रेशर एक्सर्टेड, जो बोल सकता हो, जिसको आता हो मेरे साथ साथ बोल सकता है, आप भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं। एनी प्रेशर एक्सर्टेड एट अ लिक्विड gets transmitted equally and undiminished to all other points if the liquid is in equilibrium of rest. Pressure everywhere inside the liquid becomes same if gravity is not present or not considered. Right? ये दो पॉइंट्स आपको मेंशन करने होते हैं। फिर आप लोगों को प्रूफ में दो करवाए गए थे, उसमें से प्रिज्मेटिक एलिमेंट वाला प्रूफ आपको बेसिकली करना चाहिए अगर कुछ नहीं लिख रहा है। प्रिज्मेटिक एलिमेंट के ऊपर एक तरफ से फोर्स F लगती है, राइट? उसके कंपोनेंट्स F cos थीटा F sin थीटा बन जाते हैं।
एरिया ए है, उसके कॉन्फिडेंस ए cos थीटा ए sin थीटा बन जाते हैं। तो हम लोग ये समझ पाते हैं कि भाई हर तरफ से इस प्रिज्मेटिक एलिमेंट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो फोर्सेस हैं, हर फेस पे फोर्स और एरिया का जो रेशियो है वो सेम आता है, F/A आ जाता है तीनों के ऊपर। दैट मींस किसी भी पॉइंट पे हर तरफ प्रेशर सेम होता है। तो एक्चुअली में ये भी पास्कल्स लॉ है, that at a given height pressure remains same in all given directions। फिर आप लोगों ने जो दूसरे वाली है आप कर सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि प्रूव ट्रांसमिशन लॉ ऑफ दिस पास्कल, क्योंकि स्पेसिफिकली ट्रांसमिशन वाले को शो करता है कि आपने एक जगह प्रेशर एक्सर्ट किया, ठीक है। फिर भी एग्जाम में आप अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हैं, देखो वो प्योरली उनका एरिया है, उनको कौन सी पसंद है। आप पहले से पूछ के रखिए कि सर अगर ये डेरिवेशन आती है तो हमें कौन से वाला प्रूफ करना है, प्रिज्मेटिक एलिमेंट वाला करना है या ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। गॉट इट। इसके बाद आपने अंडरस्टैंड किया कि एच हाइट का लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो तो सबको पता है कितना, एच रो जी। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि किस किस को डायग्राम दिखने लगा कि क्या कर किया था सर ने। एक सिलेंडर बनवाया था, इमेजिनरी सिलेंडर बनवाया था जिसके टॉप पे प्रेशर P1 था, बॉटम पे प्रेशर P2 था, हमें P2 - P1 फाइंड आउट करना था, व्हिच केम आउट टू बी एच रो जी। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, आगे आपका काम है बैठ के आराम से टोटल आपको 6 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ आज कल परसों टोटल 6 आवर्स की स्टडी 3 डेज में डिवाइड करें तो जस्ट 2 आवर्स अ डे, गॉट दैट, जस्ट 2 आवर्स। सो वो भी अगर किसी को ज्यादा लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ना छोड़ सकते हैं फिजिक्स, यू आर मोस्ट वेलकम। तो परसों तक अगर आपने 6 घंटे की पढ़ाई नहीं करी तो आपके मार्क्स वो नहीं आ पाएंगे जो आप बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि आने चाहिए, मुझे तो समझ में आ गया। नहीं आया समझ में जब तक आप लिख के नहीं देते। मोर ओवर इसमें क्या चीज इंक्लूडेड रहेगी, इसमें जो एसएल की बैक में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो इंक्लूडेड रहेंगे। अगर आप वो नहीं पढ़ के आएंगे तो मार्क्स नहीं आ रहे। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, डोंट वरी। आज और कल में डिस्कस हो जाएंगे, वो भी परसों के टेस्ट में रहेंगे। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनिए, मतलब मैं अब इस मोड में आ चुका हूँ, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है भाई भागो यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। एक होता है कि एक बच्चे को समझ नहीं आता, मोस्ट वेलकम, नहीं आता आओ मैं समझाऊंगा। एक कहता मैं तो पढ़ता ही नहीं, नहीं पढ़ता तो भाई अपने घर बैठना, मेरे पास में आया हुआ है। सो ये क्लियर है मेरे इंडिकेशंस। आई एम इन एग्रेशन मोड राइट नाउ। जिसको मुझसे नहीं पढ़ना कैन टेक अ लीव जब आपका मन करे, लेकिन आप आओगे तो मुझे काम चाहिए, नहीं होता तो बात करो पेरेंट्स से और छुट्टी करो। आगे समझ में बात। अब सुने आगे, एच रो जी प्रेशर आ गया, उसके बेसिस पे आपने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स किया था। क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? आपने 3 वेसल बनाए थे जिनका बेस एरिया सेम कंसीडर किया था। बेस एरिया सेम था लेकिन ऊपर एरिया डिफरेंट आ रहा था, वॉल्यूम डिफरेंट आ रहा था। तो हमें दिख रहा था कि डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स आर प्रेजेंट देयर, जिसकी वजह से बॉटम के ऊपर वेट हमें लग रहा था डिफरेंट आना चाहिए क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ लिक्विड्स वर कंटेन्ड इन इट। But the pressure at bottom depends only upon height and density of the liquid, which remain same in all three. That's why the pressure at the bottom is same. अब force क्या होती है? Pressure into area. अब bottom area सबका same था, इसीलिए वहां पे force भी same बनी। ये क्या था? तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या था? While looking at the diagram, it appears as if the force at bottom are going to be different, but it depends upon the pressure, which depends only upon height of the liquid. इसीलिए वो same है। That was hydrostatic paradox. इसके बेसिस पे आपने जो पास्कल्स लॉ था, इसके बेसिस पे आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट अंडरस्टैंड की। एक तरफ का एरिया कम रखा, एक तरफ का एरिया ज्यादा रखा। कम एरिया पे छोटी फोर्स लगाई तो प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर बड़े वाले एरिया पे ट्रांसमिट हुआ, वहां जाके उस बड़े वाले एरिया से मल्टीप्लाई होके प्रेशर ने ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करी। तो अभी क्या होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए सर किसके बारे में बात करनी। दिस इज इक्वल टू दिस, ये था जहां पे एफ क्या बन गया था, कैपिटल ए बाय स्मॉल ए इनटू एफ। सो इट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर। उसमें एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया गया था कि अगर छोटे वाले में एल लेंथ हम मूव करेंगे तो बड़े वाले में कितनी लेंथ मूव करेगी, एल से ज्यादा, एल से कम या इक्वल टू एल। तो छोटे वाले जो नैरो वाला था उसमें एल लेंथ थी, तो जो ब्रॉडर वाला उसमें कंपैरेटिवली कम लेंथ जाएगी क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम सेम मूव होगा, सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज गोना मूव। वी आर नॉट कंसीडरिंग द लिक्विड टू बी कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल लिक्विड कंसीडर। ठीक है। फिर आपने टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान है? क्या बोलते हैं उसे? बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए किया था। सो उसमें आपने कौन सा लिक्विड यूज किया था? मर्क्यूरी। और ग्लास ट्यूब कंसीडर करी थी जो एक तरफ से ओपन थी एक तरफ से क्लोज थी। तो आपने मर्क्यूरी फिल करके, कितनी लेंथ थी उस ट्यूब की? 1 मीटर। ट्यूब की लेंथ कितनी थी? 1 मीटर। व्हाट वाज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी इन द ट्यूब व्हेन इट वाज इन्वर्टेड?
76 सेंटीमीटर। उस 76 सेंटीमीटर के ऊपर जो ट्यूब थी उसमें क्या बन गया था? वैक्यूम बन गया था, which is known as torricellian vacuum. Why was the vacuum there? Because mercury does not stick. It is non-volatile. दोनों रीजन उसमें बताए गए थे। फिर उसकी हाइट 76 थी। मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? मैं देख रहा हूँ कितना बोल रहे हो। आ रही बात समझ में? मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 30.6। क्या अगर हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं तो 30.6, सीजीएस डेंसिटी बोलते हैं तो भी 30.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर ऐसा ही बोलते हैं तो 30.6 into 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो टोटली डिपेंड्स कि आप अगर एसआई में जाना चाहते हैं, पहले तो 76/100 करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 13.6 into 10³ करेंगे और फिर जी से मल्टीप्लाई करेंगे, which is 9.8। इसका रिजल्ट लगभग कितना आता है? 1.01 into 10⁵ पास्कल। अभी बहुत सारे बच्चे ना बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पहले एक ही दिखाई देता था बोलता हुआ, उनको 4-5 दिखाई दे रहा है, उनको मजा आ रहा है, अरे यही बोल रहा है, यही बोल रहा है, खुद तो बोलना नहीं है ना मेरे भाई? बोल रहा है, अच्छा सुनाई नहीं दिया मुझे। सो 1.013 into 10⁵ पास्कल। उसमें फिर आपको 2-3 यूनिट्स और बताई गई थी। टॉर, 1 टॉर इज 1 mm of Hg, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 760 टॉर बन जाता है। आ रहा है समझ में क्या क्या करना है? तो ये वैसे 6 घंटे नहीं बोले मैंने, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ। थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती होगी तुम्हारी भी, हाँ? या यूट्यूब पे खत्म हो जाती है, देख लेना। मैं अच्छी खासी बेइज्जती करने वाला हूँ, तो क्योंकि मैंने मन बना लिया, जिसको मुझसे पढ़ना है वो रुके, जिसको नहीं पढ़ना है वो जा सकता है। जिनकी फीस रहती है उनको नहीं पढ़ना है तो दे टेक अ डिसीजन टुडे इटसेल्फ, कल से आने की जरूरत नहीं। और आगे सुने अब, जो एचओजी वाला पार्ट हो गया, राइट, बैरोमीटर हो गया। बैरोमीटर में एक चीज और बताई गई थी आपको कि सीधा जो बैरोमीटर होता है अगर उसे ऐसे टेढ़ा कर दिया जाए तो लिक्विड की हाइट पे कोई फर्क पड़ता है क्या? हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ पे पड़ता है। यस सर, लेंथ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए हाइट ही देखी जाती है। हाइट उतनी रहेगी तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे इतनी थी हाइट, मान लो ये थी, अब हाइट तो ऐसे रहनी है, लेकिन इसमें तो लिक्विड कंपैरेटिवली ऊपर तक जाएगा, तो उसमें cos थीटा sin थीटा जो आपको यूज करना है वो यूज करके सॉल्व करना। कॉपी में है ये सब, फाइन। इसके बाद पढ़ा था हमने मैनोमीटर। मैनोमीटर में होती है यू शेप ट्यूब, है ना? वहां पे फिर कॉन्सेप्ट आया था एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर का। एब्सोल्यूट प्रेशर किसे कहते हैं? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। व्हाट इज गेज प्रेशर? डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। उसके साथ साथ ये डिस्कस किया था कि भाई गेज प्रेशर को कौन कौन से डिवाइसेस मेजर करते हैं। एक तो प्रेशर गेज क्या होता है, आप अपने बाइक कार वगैरह के अंदर जो इन्फ्लेशन करवाते हैं, हवा भरवाते हैं, उसको जो चेक करता है गेज, प्रेशर गेज, वो भी गेज। प्रेशर गेज मतलब क्या समझ रहे हैं आप? उसका मतलब गेज प्रेशर उल्टा हो गया ना, प्रेशर गेज जो है वो गेज प्रेशर मेजर करता है। अब उसके बाद स्फिग्मोमैनोमीटर। डॉक्टर्स को ये तो पता है कि वो कान में लगाना है ना? हाँ सर वो होता है, बट हाँ उसके साथ बीपी चेक करने के लिए, ध्यान से सुनना, उसके साथ बीपी चेक करने के लिए एक और चीज यूज करनी पड़ती है ना, वो पंपिंग वाला, दैट इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर। दैट स्फिग्मोमैनोमीटर मेजर्स टू काइंड्स ऑफ प्रेशर। कौन कौन सा? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक याद है आपको? मैंने क्लास में पूछा था, आपने गलत बताया था, तो आई होप कि अब याद होगा। जो नीचे वाला प्रेशर होता है 80 mm of Hg, वो कौन सा होता है? डायस्टोलिक। और ऊपर वाला सिस्टोलिक। जब सिस्टोलिक प्रेशर होता है तो आपका जो हार्ट है वो इजी स्टेट में होता है या हार्ड पंपिंग में होता है? जब हार्ट ज्यादा पंपिंग कर रहा होता है तो आपको सिस्टोलिक प्रेशर मेजर होता है, और जब वो रिलैक्स मोड में होता है तो आपको डायस्टोलिक प्रेशर होता है, राइट? हाँ जी, आ सकते हैं बिल्कुल, तभी रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। भाई ऐसे होता है कि मैं एक एक लाइन तो नहीं बता सकता ना वो क्या है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू जो नोटबुक में लिखा गया है वो सब आएगा, ठीक है? होप इट इज क्लियर। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, देखो अगर आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं, सबसे पहले आपकी नोटबुक रिवाइज होनी चाहिए, फिर आपकी एसएल अरोड़ा के कांसेप्चुअल क्वेश्चंस रिवाइज होने चाहिए, और फिर थर्ड आपका एनसीईआरटी के सोल्ड अनसोल्ड एग्जांपल होने चाहिए। बस दैट्स, ये तीन चीजें करनी है। तो फिर सुने, आगे बढ़ने दें जरा। मैनोमीटर के जो न्यूमेरिकल्स थे, उन न्यूमेरिकल्स में स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन किया था जिसमें इधर से वाटर पोर किया था, इधर से ऑयल पोर किया था। उसके क्वेश्चंस में बेसिक फंडामेंटल क्या रहता है? दोनों तरफ लेवल एक कंसीडर करके और उसके ऊपर प्रेशर कंपेयर किया जाता है। ध्यान, इधर से पड़ने वाला टोटल प्रेशर ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर कंपेयर करना होता है दोनों तरफ से। तो भाई ठीक है, पीएच शुड बी इक्वल टू पीवी। अब इसके ऊपर मान लो यहाँ पे वाटर है और इसके ऊपर यहाँ तक ऑयल है, तो क्या करोगे?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H1 rho 1 g इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H2 rho 2 g। दिस इज टू बी डन। ठीक है, ये नीचे से आ रही है ऊपर से, बहुत बड़ी बेस पसंद है ना। तो चलिए आपके मतलब की देखिए, P एटमॉस्फेरिक प्लस H1 rho 1 g इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस H2 rho 2 g। बस इतना सा है कि आपको सेम लेवल पे दो पॉइंट्स पिक करने होते हैं जिनके ऊपर आप प्रेशर कंपेयर करवाते हैं। ठीक है, तो इसे आप मैंडेटरी मान के चलें कि ना ये क्वेश्चन 100% 101%। हाँ, वो मटका सा बना होता है जिससे, है ना, बता देता हूँ। वो शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखिए किस तरह का क्वेश्चन था वो। तो मत उठाओ और वालों को बोल दो कि हमें फोन क्लास के टाइम समय क्या कुछ बहुत एनर्जी। मैं भी अपने फादर मदर किसी का भी फोन क्लास का नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ का भी फोन क्लास में हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये बन गई मैनोमीटर। मैनोमीटर इज अटैच्ड विद दिस मटका। इस मटका के अंदर यहाँ तक है ऑयल, इसके ऊपर है गैस। तो हमें क्या करना था, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो मेजर करना। आप कैसे करेंगे प्रेशर मेजर? लुक एट इट केयरफुली। यहाँ का जो प्रेशर है प्लस, ध्यान दें, इसमें मरकरी कुछ नीचे तक पहुंचा और देखिए ध्यान से, मरकरी नीचे पहुंचा हुआ था और इसके ऊपर क्या बन गया, ऑयल बन गया। ठीक है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे ध्यान नहीं है, बट यहाँ पे आपको लेवल डिसाइड करना पड़ता है कि हाइट कितनी है। वो हाइट फाइंड करो बस, इट डजंट मैटर कि वो यहाँ पर है। अगर ये सारा ऑयल ही है ना, तो आपको ऑयल का ही, ऑयल की हाइट, हाँ जी वही बता रहा हूँ। इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे पॉइंट आ गया, इसके सामने ही एक पॉइंट और चूज कर लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ आपको सेम लेवल पे प्रेशर। इसके ऊपर प्रेशर कितना होगा, लेट्स सी। प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू, ये जो पॉइंट है इसे मैं बोल देता हूँ सी। प्रेशर एट सी जो कि आपको मेजर करना है, प्लस ये जो कि हाइट आ जाएगी H1 रो 1 जी। ठीक है, यहाँ पे ओपन नहीं है इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज नहीं होगा। आप क्लियरली देखते जाइए, दो ट्यूब है, दोनों ट्यूब्स का प्रेशर अलग अलग लिखा है। अभी हम लेफ्ट वाली ट्यूब की बात करते हैं, तो इसमें ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज पीसी प्लस इसके नीचे जो प्रेशर H1 रो 1। ठीक है, क्लियर? एक बार के लिए इसे बिल्कुल भूल जाइए, है ही नहीं यहाँ पर जो प्रेशर है इस लेवल पे प्लस H1 रो 1 जी, दैट इज द प्रेशर एट ए। हो गया, PC प्लस H1 रो 1 जी। PC इज समथिंग दैट यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट। अब इधर से देखिए, यहाँ पर ये जो मरकरी है वो कुछ हाइट तक रेज कर गया, यहाँ पे सारा क्या है, मरकरी। ये जो हाइट का डिफरेंस है इसे ये गिवन है H2। अब इस ट्यूब में देखो लेवल सेम कंसीडर करना है, इस पॉइंट पे प्रेशर देखना, तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्लस H2 रो 2 जी। तो प्रेशर एट बी इस ट्यूब में अलग से देखने पर कितना मिला, P एटमॉस्फेरिक प्लस H2 रो 2 जी। क्लियर हुआ? आप ध्यान देंगे तो जो ये वाला पार्ट है एग्जैक्टली मैंने यहाँ तक रखा। आपको जो प्रेशर फाइंड करना है वो इस लिक्विड के ऊपर फाइंड। हाँ एग्जैक्टली, अगर यहाँ पे दो लिक्विड्स हैं, मान लो ये कहता है कि यहाँ तक ऑयल है उसके बाद दूसरा लिक्विड, तो फिर ठीक है H1 रो 1 जी प्लस H2 रो 2 जी करोगे, प्लस H1 रो 1 जी प्लस प्रेशर ऐड होगा ना। ठीक है, बाकी भी ध्यान से समझ लीजिए। इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर जब देखने जाएंगे तो यहाँ पे पड़ने वाला प्रेशर जो कि आपको मेजर करना, आपको पता नहीं, दिस प्रेशर प्लस यहाँ से यहाँ तक का टोटल प्रेशर। अगर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ यही ऑयल है तो H1 रो 1 जी आ गया। बाय चांस यहाँ पे दो लिक्विड्स मेंशन कर दिए जाए तो ठीक है, यहाँ तक की हाइट एक लिक्विड की और उसके बाद ये वाली हाइट दूसरे लिक्विड, तो H1 रो 1 जी प्लस H2 रो 2 जी आ जाएगा। सो होल फंडा है कि आपको यहाँ तक टोटल प्रेशर आ गया, लेफ्ट का अलग आ गया, राइट पे देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H2 रो 2 जी H3 रो 3 जो भी होगा उसे उन दोनों को उठा के कंपेयर कर दोगे। इसमें अब सिर्फ पीसी है जो आपको नहीं पता वो फाइंड हो जाएगा। और अगर बाय चांस क्वेश्चन में कहा जाता है कि गेज प्रेशर फाइंड करना है तो आपको एक्चुअली पी एटमॉस्फेरिक सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। अगर गेज प्रेशर फाइंड करने के लिए कहा जाता है आप क्या करोगे,
पी ए इज इक्वल टू पी बी करोगे सेम लेवल पे। हाँ, कोई बता सकता है ये कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखा गया है? पास्कल्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग है? पास्कल्स लॉ की इज इक्वल टू पी बी। अब देखिए पी सी प्लस H1 रो 1 G becomes equal to P atmospheric plus H2 रो 2 G। अब यहाँ पे अगर आपको एक्चुअल प्रेशर फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत है, और अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गेज प्रेशर पूछा गया तो उठा के ये कर दो, दैट इज इक्वल टू H2 रो 2 G माइनस H1 रो 2 G, दैट इज द आंसर। तो ये जरूर कर लेना, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 101% आएगा ही। तो मैनोमीटर पढ़ा आपने, मैनोमीटर के बाद और क्या किया? थोड़ा सा आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में समझाया मैंने कि भाई जो बॉयंसी नहीं, वो नहीं आएगा। जो बॉयंसी है, बॉयंसी किसके कारण होती है? प्रेशर डिफरेंस के कारण होती है। बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होता है, टॉप पे प्रेशर कम होता है, जिससे अपवर्ड फोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा लगती है, तो आपका वेट इफेक्टिवली कम हो जाता है। ठीक है, उसमें एक डेरिवेशन करवाई थी बड़ी इंपॉर्टेंट जो बार-बार यूज होगी, that G effective is equal to G into 1 minus density of liquid upon density of solid। करवाया था ये यहाँ पे नहीं आएगा, इस एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आगे इवन ये आप समझिए कि पेंडुलम के क्वेश्चन में भी यूज होने वाले, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे सुने। इसके बाद आपने क्या टॉपिक अंडरस्टैंड किया था? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में देखिए दो तीन तरह की चीजें करी है, एक एक करके समझाता हूँ। अगर हम लिक्विड लेयर्स के बीच में विस्कस इफेक्ट देख रहे तो फॉर्मूला क्या था? जो बोलना चाहिए बोल सकता है, माइनस ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। आया ध्यान? अगर हम दो लिक्विड लेयर्स के बीच में देखें तो इसका फॉर्मूला था माइनस ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। और अगर हम, हाँ, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता था, डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। है ध्यान किसी को? फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी, जब फ्रिक्शन कहते हैं तो वी टॉक अबाउट द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, सॉलिड फ्रिक्शन बेसिकली। तो दोनों में जो डिफरेंसेस है वो भी एक बार देख लेते हैं। सॉलिड फ्रिक्शन क्या एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है? सॉलिड फ्रिक्शन नो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट। बट ये जो विस्कोसिटी है ये तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करती है, आपको दिखाई दे रहा है सामने। क्या सॉलिड फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? नो, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। आपने याद किया होगा, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन उसकी हाईएस्ट वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा, और जो मूविंग के टाइम पे फ्रिक्शन लगता है वो फिक्स रहता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसमें वेलोसिटी का कोई रोल नहीं। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लेयर्स के बीच में जितना ज्यादा वेलोसिटी डिफरेंस होगा उतना विस्कस इफेक्ट भी ज्यादा है। वो वाला फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। दोनों में हीट डिसिपेशन होता है, दोनों ही रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। सो दीस वर द पॉइंट्स। तो ठीक है, इसी के साथ साथ फिर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा स्टोक्स लॉ का, याद है? स्टोक्स लॉ में क्या था? F is equal to 6 pi eta RB। स्टोक्स लॉ था 6 pi eta RB। ये 6 pi eta RB क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है ना, इनफाइनाइट एक्सटेंशन के लिक्विड में, फ्लूइड में ट्रेवल करती है, तो उसके ऊपर कितनी ड्रैगिंग फोर्स लगती है, बैकवर्ड फोर्स लगती है, दैट इज बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ईटा। देख सकते हैं यहाँ 6 pi eta। तो आपको पता होना चाहिए दो लिक्विड लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन ऐसे देखा जाता है, और सॉलिड और लिक्विड के बीच में इस तरह से 6 pi eta r। ठीक है, और फिर इसके बेसिस पे आपने अंडरस्टैंड किया था टर्मिनल वेलोसिटी, जो एग्जाम में 100% आएगा। टर्मिनल वेलोसिटी VT, राइट? VT सॉल्व करते हुए क्या पढ़ा था भाई? जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, स्फेरिकल बॉडी ट्रेवल करती है फ्लूइड के थ्रू, तो उसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लगती है वो क्या होती है? उसका वेट। वेट इज इक्वल टू mg, और साथ साथ उसके ऊपर लगती है buoyancy, buoyancy v, राइट? ये buoyancy किसकी इक्वल होती है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। आपको बताया गया था कि buoyancy का कॉज होता है प्रेशर डिफरेंस, लेकिन buoyancy कितनी लगती है? दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। उसके साथ साथ यहाँ पे कौन सी फोर्स लगती है? 6 pi eta r। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, धनंजय, वेरी गुड। सो अब जब ये ट्रेवल करता है नीचे की तरफ और ये फोर्सेस लगती है, buoyancy एंड स्टोक्स फोर्स, आप जानते हैं जब रिलीज करोगे तो वेलोसिटी जीरो होती है, तो उस समय स्टोक्स फोर्स भी जीरो होती है। जैसे जैसे ये एक्सेलरेट करता है नीचे की तरफ, the velocity keeps on increasing. As the velocity increases, Stokes force also increases. A stage is reached when upward force balances downward force. Net force becomes zero. Then the velocity does not change, and it is called terminal velocity. किसी को ध्यान है टर्मिनल वेलोसिटी एक्सप्रेशन कितना था? 2/9
R square G by eta डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आपको ये याद करने के लिए कहा गया था कि जो R स्क्वायर का फैक्टर है उसके ऊपर वेलोसिटी डिपेंड करती है। और यहीं पर आपने कोलीज का पहला क्वेश्चन किया था कि अगर नीचे गिरती हुई वाटर ड्रॉपलेट्स कोलीज कर जाती है, ज्वाइन करके बड़ी ड्रॉप बनाती है, तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालनी होगी। तो कोलीज करने में कौन सी चीज को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं? वॉल्यूम को। कोलीज करना मतलब जुड़ना, कौन सी चीज को सेम कंसीडर करते हैं? परीक्षित आज आंसर नहीं आ रहे मेरे भाई। तो बता रहा हूँ बस, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब मैं थोड़ा एग्रेशन में जाने वाला हूँ, तो टिप्स पे करके आया करो चीजें, ठीक है? मैं किसी को बहाने सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, वही काम करूंगा। तो समझे फिर से, अगर ड्रॉप्स नीचे गिरेंगी तो ऑब्वियसली एक दूसरे से जब ज्वाइन करेंगी तो वॉल्यूम सेम हो जाएगा। वॉल्यूम सेम होने पर आप रेडियस डिफाइन करेंगे। आपको ध्यान है किसी को फॉर्मूला कैपिटल R इज इक्वल टू क्या आता है? L पावर 1/3 इनटू स्मॉल r। कैपिटल R इज वॉल्यूम जब कंपेयर करते हो, अभी 2 दिन पहले भी आपने ये किया है। कहां पे किया था? सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस के अंदर किया था कि अगर एक बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप से टूट जाती है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है या कितनी एनर्जी का डिफरेंस आता है। तो वहां भी ये किया था आपने। तो R becomes L power 1/3 into R, ये लेके सॉल्व करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी मान के चलिए कि 100% आने ही वाला है, ठीक है? तो विस्कोसिटी हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, इसके साथ साथ आप लोगों ने स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो अंडरस्टैंड किया। स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्ट्रीम लाइंस बनाई थी, उनकी प्रॉपर्टीज की थी, 4 प्रॉपर्टीज लिखनी होती है। स्ट्रीमलाइन के टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलती है, स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। स्ट्रीमलाइंस जितना क्लोज होती है वहां पे वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होती है, राइट? स्ट्रीमलाइन में एक पॉइंट से पास करने वाले सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है। टर्बुलेंट फ्लो में जिगजैग रैंडम मोशन बनता है पार्टिकल्स का। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए 2 चीजें आपने डिफाइन करी थी, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, ज्यादा होती है तो टर्बुलेंट फ्लो। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम होती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, 3000 से ज्यादा होती है तो टर्बुलेंट फ्लो। 2000 से 3000 के बीच में अनडिटरमाइंड रहता है, पता नहीं कौन सा फ्लो चल रहा है। तो रेनॉल्ड्स नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जैसे मैं आपको टॉपिक्स बता पा रहा हूँ ना, तैयारी का पहला पार्ट तो यही है कि कॉपी खोल के ना देखना पड़ेगी कौन कौन से टॉपिक है। घर जाके पहले टॉपिक लिखना कौन कौन से हैं, चाहे देख के लिख लेना, फिर जो जो टॉपिक तैयार होता है उसको स्ट्राइक ऑफ करते चले जाना, तब होगी तैयारी आपकी। फाइन। इसके बाद आपने सरफेस टेंशन अंडरस्टैंड किया, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, राइट, उनका रिलेशन वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उनके ऊपर बेस काफी सारे एग्जांपल्स पढ़े हम लोगों ने। एंगल ऑफ कांटेक्ट समझाया आपको। एक्सेस प्रेशर वो भी मान के चले कि ऑलमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सेस प्रेशर के बाद कैपिलैरिटी वाला, कैपिलरी एक्शन और राइज का फॉर्मूला, ये तो 101% आएगा। तो जो चीजें यहाँ से पक्का आने वाली है, मैनोमीटर ट्यूब का क्वेश्चन, टर्मिनल वेलोसिटी, ये मैं अपने टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो पता नहीं क्या आएगा, स्कूल के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अरे समझे? तो इसमें तो सब पढ़ गया ना। कहीं सोचो सर आपने तो ना ये कहा था वो कहा था और आया नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। कॉपी में जैसा कि कृष्ण ने भी पूछा था, कॉपी में जो भी लिखा हुआ है इस टेस्ट में उसमें से कुछ भी आएगा। स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी, अरे बर्नौली थ्योरम तो छोड़ दी थी तुम लोगों ने, बर्नौली थ्योरम, राइट, बर्नौली थ्योरम और वेंटुरीमीटर दोनों में से एक। और क्या बताया अभी आपको? कैपिलरी राइज का फॉर्मूला। और उससे पहले क्या किया था? एक चीज और बताई थी, मैनोमीटर का क्वेश्चन। बस मतलब ये मानो इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 आ जाएंगे। मैंने आपको 6-7 चीजें बता दी, इन्हीं में से आएंगे। पास्कल्स लॉ एंड इट्स प्रूफ, पास्कल्स लॉ एंड इट्स प्रूफ, एक्सेस प्रेशर। तो लिख के देख लो, 6-7 चीजें हैं, इनमें से 4 आएंगे। सॉरी, हाँ, आइडियल फ्लूइड में बर्नौली थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोल सकते हो, मतलब ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 is equal to A2 B2। कैन एनीबॉडी टेल मी कि AB का जो प्रोडक्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। सो बिल्कुल सही है, शाबाश। ठीक है, बता दिया मैंने जो करवाना था, ये सब आप घर से करके लेके आएंगे। अभी जरा क्वेश्चंस कर लेते हैं 2-4 जो हमारे से हो पाते हैं। मैं तब तक एक बार अटेंडेंस कर लेता हूँ, आप लोग ओपन अप करेंगे। तो क्या करूं बताओ? हाँ बिल्कुल सारी करनी है। मैंने आपको एक चीज बताई तो अभी, अब मेरे पढ़ाने का मोड अलग रहने वाला है। आपसे नहीं सहमत हो तो आप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं।
सिंपल है, क्योंकि इसके बाद मैं बदनामी नहीं ले सकता। मतलब आई एम कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रीमियर टीचर हियर, और मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा, काफी एडजस्ट कर लिया मैंने। हाँ जी, हाँ एनसीईआरटी निकालते, मैं अटेंडेंस कर रहा हूँ, फिर एनसीईआरटी निकाल। मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें मैं इलास्टिसिटी नहीं दूंगा, सिर्फ फ्लूइड्स दूंगा, लेकिन वो पूरे तरीके से 100% आपको आना चाहिए, जिसमें से 4-5 क्वेश्चंस आपको बता भी दिए है ना, जो स्कूल एग्जाम में आने वाले हैं। फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, फ्राइडे को सिंपल रखता हूँ, क्लास नहीं करूंगा, सिर्फ टेस्ट है, और टेस्ट के टाइम फिक्स है, 2 टाइम है, एक 1:30 to 2:30। जो बच्चे इस बैच वाले हैं वो इसी टाइम पे टेस्ट देंगे, और दूसरा टाइम 4 to 5, जो बच्चे उस बैच वाले हैं वो उसी टाइम पे टेस्ट देंगे। हैव आई मेड इट क्लियर? हाँ, अगर आपके पेट में दर्द हो तो गोली खा के आ जाना। 1.5 से 2.5 वाले बच्चे को 4 से 5 टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा, एकदम सिंपल है। और अगले दिन वही बच्चा क्लास में बैठेगा जो टेस्ट दे चुका होगा। ठीक है, चलिए, अभी तक तो आप देख रहे थे ना कि बच्चे क्विट कर रहे थे, अभी मैं रिमूव करना शुरू करूंगा। आइए पेज नंबर 250 के ऊपर, एनसीईआरटी के अंदर 248, चलो 248 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सब बच्चों ने कर रखा है। और आज से रैंडमली उन बच्चों के घर फोन होने शुरू हो जाएंगे जो क्लासेस नहीं कर रहे हैं, जो या तो लाइव नहीं होते हैं या फिर यहां नहीं बैठे होते हैं, यानी रिकॉर्डिंग देखने वाले। इज दैट क्लियर? तो आपकी मर्जी। द टू थाई बोन्स, जिसको फीमर कहते हैं, each of cross-sectional area 10 centimeter square support the upper part of human body of mass 40 kilogram, estimate the average pressure। ऑब्वियसली बात है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन, हाँ जी सुनाई दिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो बस ठीक है, फीमर का एरिया कंसीडर करना है, और उससे फोर्स को, फोर्स क्या है आपका? वेट mg, उसको डिवाइड कर देना है। ये ना 100% ट्रू नहीं हुआ, रीजन बीइंग फीमर के नीचे भी कुछ वेट है, यहाँ पे सिर्फ अपर वेट को लिया गया, उसमें भी ध्यान रखना आपकी 2 टांगे हैं, तो इसलिए जो वेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, mg/2 डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन फीमर। ठीक है, 10.2 पेज नंबर 249, जहां पे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का डायग्राम बना हुआ है, एग्जैक्टली उसके बराबर में देखो, उसके नीचे व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। हाँ जी, तो आपको बताया गया था क्लियरली कि आपको पता होना चाहिए कि 10 मीटर डेप्थ पर वाटर के अंदर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक बढ़ जाता है, टोटल कितना हो जाता है? 2 एटमॉस्फेरिक हो जाता है, राइट? और ये फाइंड करना हो तो आप कौन से फॉर्मूले से फाइंड करेंगे? H1 G is equal to H2 rho 2G, बिकॉज़ एटमॉस्फेयर लिखने की बजाय आपके लिए मरकरी वाला फंडा यूज करना आसान। H1 rho 1G is equal to H2 rho 2G। H1 कितना? 76 सेंटीमीटर, rho 1 कितना? 30.6, और G is equal to H2 फाइंड करना है, डेंसिटी 1 into G, तो सीधा सीधा H becomes 76 multiplied by 13.6 सेंटीमीटर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना था, H rho G plus P atmospheric which is equal to 2 atmospheric। ठीक है, next 10.3, the density of atmosphere at sea level is 1.29। अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने पढ़ाया था तो कहा भी था एज अ साइंस स्टूडेंट, आप इस बात को याद भी कर सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। You have to find how high would the atmosphere extend। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद भी होनी चाहिए ताकि एग्जाम में टाइम ही ना लगाना पड़े। आपको पता है क्या यूज करोगे? H1 rho 1G is equal to P atmospheric, इसमें P atmospheric करना पड़ेगा क्योंकि गिवन है। ठीक है, तो उससे H कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर। तो वहां पे आपको बताया गया था कि हमने जो डेंसिटी कंसीडर करी है ये काफी हाई डेंसिटी कंसीडर करी है, एटमॉस्फेयर तो 100 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। 10.4 very very important, at a depth of 1000 meter in an ocean, what is the absolute pressure? So obviously absolute pressure is the atmosphere plus H rho G। H कितना है? 1000। density of water क्या इसने मेंशन कर रखी है? exactly 1.03 to 10 power 3 लिखी हुई है।
नॉर्मल वाटर की डेंसिटी हम कितनी लेते हैं 10 पावर 3 और सी वाटर की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है 1.03 into 10 पावर 3 आ जाएगा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट देन वी आर आस्किंग बी पार्ट में व्हाट इज द गेज प्रेशर सो गेज प्रेशर इज एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेयर वो भी सॉल्व हो जाएगा then find the force acting on the window of area 20 by 20 Saksham the other day you were asking about this question right so just try and understand जो सबमरीन होती है सबमरीन को ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो उसे बंद तो सी लेवल पे कर दिया गया था सी लेवल पे बंद किया तो उसके अंदर उतना ही प्रेशर है जितना बाहर है क्लियर जैसे कि अगर आप एक निब वाले पेन में इंक फिल करें तो अंदर उतना ही प्रेशर है जितना बाहर प्रेशर अब अगर आप एरोप्लेन में ऊपर चले जाएं तो बाहर का प्रेशर हो गया कम ऊपर जाओगे तो प्रेशर ज्यादा कैसे होगा मेरे भाई है ना ऊपर जाते हो तो प्रेशर कम होगा तो बाहर का प्रेशर कम हो गया और अंदर निब के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा है तो इंक लीकेज हो जाती है सो प्लेन के अंदर निब वाला पेन ले जाना अलाउड नहीं होता वापस आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए ये विंडो है उसकी और ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर इंटीरियर में तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है और एक्सटीरियर में कितना है पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी टोटल इतना है वो पूछ रहे हैं इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है ऑब्वियसली बात है इधर का प्रेशर इधर से फोर्स लगाएगा इधर का प्रेशर इधर से फोर्स लगाएगा नेट फोर्स कहां ज्यादा होगी जहां प्रेशर ज्यादा होगा तो एक्सटीरियर प्रेशर ज्यादा है यानी पानी जो है वो उस ग्लास विंडो के शीशे को तोड़ के अंदर आना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग आप एरिया फाइंड कर लेंगे 20 by 20 याद रखें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेस प्रेशर कितना हो गया एक्स रो बस दैट इज इट उसके ऊपर बेस क्वेश्चन ठीक है फाइन ये आप कर लें स्कूल एग्जाम के लिए टेंशन ना लें जितना सिलेबस मैं करवा दूंगा बस उसी के हिसाब से पेपर अटेम्प्ट कर दें अभी मैं बस 2-3 दिन में आपको एक लिस्ट रिलीज कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी वो कंप्लीट कर देना ठीक है नेक्स्ट आ जाए 10.5 10.5 is about two syringes of different cross sections ये बेसिकली A1 B1 is equal to A2 B2 टाइप होगा अच्छा ये हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड है ठीक है तो देखने से ही क्लियर हो रहा है मुझे कि दो सिरिंज में एक जगह एरिया कम है एक जगह एरिया ज्यादा है तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे अगर आपने स्मॉलर एरिया पे स्मॉल फोर्स लगाई तो लार्जर एरिया पे जाके वो फोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाए तो देखते हैं टू syringes of different cross sections filled with water were connected with a tightly fitted rubber tube filled with water diameters of the smaller piston larger piston are 1 and 3 smaller का 1 और larger का 3 find the force exerted on larger piston and a force of 10 newtons applied on the smaller piston अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आप तो भी समझाए जा रहे हो लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मुझे क्या पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप क्या देख पा रहे हैं इन्होंने दो पिस्टन की बात करी उन दोनों पिस्टन्स के एरिया के बारे में बताया और दोनों पे फोर्स की बात यानी एरिया और फोर्स को लिंक करने की कोशिश होगी फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है प्रेशर यानी दोनों पे क्या चीज सेम होनी चाहिए प्रेशर तो जो आप कह रहे थे कि मतलब क्वेश्चन करते हुए ये कैसे पता चलेगी ये किस टॉपिक का क्वेश्चन तो वो जो भी चीजें गिवन होती है वो हेल्प करती है so F1 by A1 will be equal to F2 by A2 this is how we do and it is based upon the principle of transmission of pressure by Pascal's ठीक है B part is the smaller piston is pushed in 6 centimeter how much does the piston other piston move out वही तो बताया आपको वॉल्यूम इक्वेट कर सकते हो A1 L1 is equal to A2 L2 right ठीक है 6th क्वेश्चन का ये भी कर लेना ये आपका एग्जैक्टली हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है दैट इज F1 by A1 is equal to F2 by A2 ठीक है डू वी हैव मोर टाइम यस वी हैव 3 minutes still left with us नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 257 पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 257 पे ये बनाओ इधर तो सक्षम कल आपने एक क्वेश्चन किया था और डाउट भी लिया था तो आप थोड़ा सा बताएंगे सबको एक क्वेश्चन किस फॉर्मूले से किया आपने what was the actual concept used here it is about blood velocity it says the flow of blood in a large artery of an anesthetized dog is diverted through a venturimeter the wider part of the meter has a cross sectional area equal to that of artery narrower part has an area of 4 millimeter square मतलब 8 millimeter square है दूसरा 4 millimeter square the pressure drop in the artery is 24 pascal what is the speed of blood in the artery
अब देखिए इतना तो समझ में आया कि ये स्पीड ऑफ ब्लड फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब मैंने ऐसे कितने फॉर्मूलास पढ़े हैं जिसमें मैं स्पीड ऑफ ब्लड निकाल पाऊंगा। सुनिए, या तो a1 v1 a2 v2 पढ़ा हुआ है, पर वो तो तब हो पाएगा जब कहीं पे वेलोसिटी पता हो, दोनों जगह एरिया पता हो। एरिया तो पता है यहाँ पे, एक जगह वेलोसिटी पता होगी तो दूसरी जगह निकाल पाऊंगा, है ना? नहीं तो ये तो वेंटूरीमीटर लिखा हुआ है इसके अंदर तो। ओहो, ये तो वेंटूरीमीटर का क्वेश्चन आ रही है बात समझ में? मतलब आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए, इसमें तो वेंटूरीमीटर लिखा हुआ है। अब याद करो वेंटूरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। तो सक्षम भैया आपने बताना है आप सबको। v1 निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? v1 is equal to a1 under root of twice of pressure difference upon rho into a1 square minus a2 square। तो अब आपके सामने ये वेंटूरीमीटर का क्वेश्चन आएगा तो बैठ के कोई फॉर्मूला डिराइव करना है। तो आज का टाइम मैक्सिमम इसी के ऊपर लगाना। देखो दो चीजें होती है, बच्चा कहता है सर मुझसे तो याद होता ही नहीं, तो मैंने कहा कल से आने की जरूरत नहीं, याद होता ही नहीं तो हाँ ये हो सकता है कि 3 बार लिख के याद हो जाएगा, 4 बार लिख के याद हो जाएगा, सर 50% याद हो गया, सर 70% याद हो गया। आई जस्ट नीड पॉजिटिव माइंडसेट स्टूडेंट, जिनका माइंडसेट नेगेटिव हो चुका है उनको टाटा बाय बाय। v1 is equal to a1 under root of twice of pressure difference upon rho into a1 square minus a2 square। अब इस क्वेश्चन के अंदर a1 a2 दोनों बता रखे हैं, आप पुट कर सकते हो आराम से। प्रेशर डिफरेंस बता रखा है 24 पास्कल, राइट? तो 24 यहाँ पे लिखा जाएगा। डेंसिटी, ब्लड की डेंसिटी मेंशन्ड है। अब बाय चांस इसमें मेंशन ना हो, मैंने आपको बताया एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, ये कहते हैं कि टेबल से देख के लिखो, बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% आपको डेंसिटी मेंशन, तो बस खुद करो, सॉल्व करो ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का टाइम तो हमारा ओवर हो गया। कल अच्छा इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10.8 बोइंग प्लेन का, वही मैंने आपको करवा रखा है, कल एक बार रिवाइज करवा दूंगा, डोंट वरी। बट मुझे कल इसकी बैक एक्सरसाइज 100% कंप्लीट चाहिए। कोई बात नहीं, 2 डाउट है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब बाकी सारे के सारे 28 क्वेश्चन में 29 क्वेश्चन में आप मेरी हेल्प करने वाले हो, है ना? करोगे आज जाके? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लड़का है परीक्षित, बस जब जरूरत होती तो बोलता नहीं, अब वो भी शुरू करेगा, है ना? बोला करेगा स्टार्टिंग से बोल रहा था। चलो बहुत बढ़िया। नहीं, I always praise him. He came late but he has picked up very good. Initially he was hesitant to go for competition, but now his brother got admission in a medical college, Aurangabad Medical College, free seat, right? 630 के अराउंड उसके मार्क्स हैं, तो that gave him motivation। वो भी मुझसे पढ़ा था, तो इसको लगा कि अच्छा मास्टर तो ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। तो अभी he has decided to go for competition as well। there was another student जिसके साथ डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि देखो सीधी बात है, कंपटीशन पढ़ना टफ लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कब है जब एक तो तुम्हारी नियत नहीं है, पेरेंट्स ने जबरदस्ती थोप रखा है, या तुम दुनिया को दिखाने के लिए, तुम्हें ये कहते हो शर्म आती है कि आई स्टडी फॉर सीबीएसई, अरे सीबीएसई पढ़ रहा है, नो आई एम स्टडी फॉर कंपटीशन, ब्लडी व्हाट कंपटीशन, my parents have paid 10-15,000 extra, that is what competition is all about, what is this nonsense। तुम्हारे बस का नहीं है तो छोड़ो। अब बस का नहीं होने का मतलब क्या है, तुम उतनी प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम आई कि हम कंपटीशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, कैसे करें, तो मैंने उनको गाइड किया कि जो टाइम आप एसएल उड़ा के न्यूमेरिकल्स करने में लगाते हो, आप सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करो और सीधे उठा के डीसी पांडे से न्यूमेरिकल्स करो। बेनिफिट पता है क्या होता है, डीसी पांडे में कंपैरेटिवली आसान न्यूमेरिकल्स मिलते हैं शुरू में, तो ज्यादा नंबर हो पाता है। So जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करोगे, because it is your career, we are just the mentors, your parents are just the supporters, so tell yourself कि आपको करना क्या है एक्चुअली। जो ये सोचते हैं ना कि हम ड्रॉप करके कर लेंगे, मैं बता देता हूँ, ड्रॉप करने वाले बच्चे वो कुछ अलग बैकग्राउंड के होते हैं, जिनको अवेयरनेस ही नहीं होती, वही कर पाते हैं ड्रॉप करके, नहीं तो फिर 2-2 साल का ड्रॉप, 3-3 साल का ड्रॉप चलता है। जो अवेयर स्टूडेंट्स हैं, जिनको पहले से बता दिया गया है, वो साथ साथ तैयारी करते हैं, तब जाके बात बनती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए जा सकते हैं। सेकंड अटेम्प्ट में इतना टाइम नहीं होता कि चीजें सीखो, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस हो पाती है। 1 साल मिलता है जिसमें प्लस 1 प्लस 2 सारी रिवाइज भी करनी है, सबके क्वेश्चंस भी करने हैं, हर टॉपिक के अराउंड 200 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे टेस्ट करने हैं। तो मैं सिर्फ इतना आपको समझा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। विद इन 1 और 2 डे मैं आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जारी करूँ। और एक आखिरी चीज, प्लस 2 वालों को तो मैंने बोल दिया है, क्लियरली बोल दिया है, आपको ही बोल देता हूँ। उनको मैंने डेट दी है 10th ऑफ दिसंबर, आपको दे रहा हूँ 15th ऑफ दिसंबर। जिनकी फी पेंडिंग है, ठीक है, यहाँ जो बैठे हैं उनको तो मैंने आज तक की डेडलाइन दे रखी थी, कल आने की जरूरत है। जो बच्चे घर बैठे हुए हैं और जिनको लग रहा है कि भैया जनवरी फरवरी तक फीस देनी है, अपना माइंडसेट चेंज कर लीजिए। आराम से मैं बोल चुका हूँ, अब मैं क्लियरली बता रहा हूँ, इधर यू क्विट द ग्रुप और आई विल मेक यू क्विट द ग्रुप। 15 तारीख तक आपकी फीस डिपॉजिट 100% हो जानी चाहिए, जो भी डिस्कस हुआ था।
थैंक यू वेरी मच।